हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार शिवम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर से हम एमएससी प्रीवियस जिसके अंदर हमारे पास पेपर 4 है डीजी एंड टीए यानी डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। इसके अंदर यूनिट 3 चल रही है और इसके अंदर आज हमारे पास लेक्चर 2 है। उम्मीद है इससे पहले आपने लेक्चर 1 को देख लिया होगा। देखो आज हमारे पास इस लेक्चर 2 के अंदर जेपीएच की बुक में पेज 213 के ऊपर एक छोटा सा टॉपिक है मेयूनियर थ्योरम। ठीक है, ये मेयूनियर एक साइंटिस्ट है, तो आप सबसे पहले लिखोगे मेयूनियर थ्योरम। ओके, जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है वो एक बार लिख सकता है इसको बोलने के लिए मेयूनियर। हालांकि मेरे को ऐसा लिखना नहीं चाहिए क्योंकि इंग्लिश मीडियम है। तो चलो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आएगा मेयूनियर थ्योरम के अंदर कि स्टेट एंड प्रूव मेयूनियर थ्योरम। तो सबसे पहले हमें इसका स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट लिखने से पहले आपको फिर से प्लेन सेक्शन का डायग्राम बनाना होगा। और डायग्राम आप किस प्रकार से बनाओगे भाई? सबसे पहले आप एक कटोरी की तरह या हाफ है सरफेस है इस प्रकार से आपको लेके आना है और इन दोनों पॉइंट्स को मैच करना है। ये जो पॉइंट P है इसको आप पॉइंट P मानेंगे, U एंड V। इसके ऊपर एक टेंजेंट यानी एक स्पर्श रेखा खींचेंगे या टेंजेंट लाइन। ठीक है, ये टी कैप इसके जस्ट 90 डिग्री के ऊपर ये क्या आ जाएगा? कैपिटल N कैप। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? कैपिटल N कैप। और इसके पॉइंट्स मैच करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इस सिरे से पॉइंट P से टच करेंगे और इस साइड से ये जो प्लेन बनेगा ये हमारे पास क्या कहलाएगा भाई? नॉर्मल सेक्शन। ये हमारे पास क्या कहलाएगा भाई? नॉर्मल सेक्शन। ठीक है, फिर आपको एक दूसरा जो इस साइड में आएगी जेड एक्सिस की ओर, बट हम दिखा नहीं सकते इसलिए हम डॉट 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 करके इसको दिखाएंगे। इसको भी आपको पॉइंट P से मैच करना है और ये इस पर लाइन के ऊपर जहाँ काटता है इसके ऊपर भी इस प्रकार से बनाएंगे। तो इसको हम डायरेक्ट पॉइंट P से ऐड करेंगे और इसको भी डायरेक्ट P से पॉइंट ऐड करेंगे शेप की टाइप में। ठीक है, इसके मान लेंगे हम स्मॉल n कैप। तो मेरे पास ये वाला जो प्लेन सेक्शन बचेगा इसको हम क्या बोलेंगे? ओब्लिक सेक्शन। ओब्लिक सेक्शन ये मैं लेक्चर 1 के अंदर कंप्लीट करवा चुका हूं कि नॉर्मल सेक्शन एंड ओब्लिक सेक्शन। अब देखो ये जो हमारे पास कैपिटल N कैप वाला जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, एक तो आप इसको थोड़ा सा डार्क करोगे और एक जो स्मॉल n कैप है जो हमारे पास है स्मॉल n कैप है ये वाली लाइन, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल होगा थीटा। इन दोनों का मतलब एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। या इसको थोड़ा सा रफली आइडिया अगर आपको देना हो तो आप ऐसे समझो कि ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, ये तो हमारे पास आ गया n कैप और ये आ गया डैश 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 डैश, ये आ गया हमारे पास है n कैप। इन दोनों के बीच में ये एंगल क्या है? थीटा है। आप इसको बाजू ये इसके साइड में बना सकते हैं पर इसको आपको पूरा बनाना होगा, इसलिए थीटा n कैप और इस n कैप के बीच में है। ठीक है, इसको अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब देखो सबसे पहले हमको इसका स्टेटमेंट लिखना है। तो मेयूनियर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होगा? बहुत ही इजी सा स्टेटमेंट है। आपको इसको डायग्राम में देख के ही हम बोल सकते हैं कि n कैप को क्या बोलते हैं भाई? n कैप को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। स्मॉल n कैप को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल नॉर्मल। या ये तो नॉर्मल सेक्शन का है और ये ओब्लिक सेक्शन का है। तो हम कह सकते हैं कि इफ थीटा इज एंगल बिटवीन नॉर्मल सेक्शन एंड ओब्लिक सेक्शंस देन द कर्वेचर कप्पा n। देखो एक तो नॉर्मल सेक्शन है, आप इस साइड में एक बार ऐसे फिर से समझो कि ये तो हमारे पास एक तो है नॉर्मल सेक्शन। नॉर्मल सेक्शन के अंदर हमारे पास क्या है भाई? कैपिटल N कैप। दूसरा है हमारे पास ओब्लिक सेक्शन। ओब्लिक सेक्शन, ओब्लिक सेक्शन में हमारे पास ये क्या है? स्मॉल n कैप। और ध्यान दो स्मॉल n कैप को प्रिंसिपल नॉर्मल बोलते हैं, प्रिंसिपल नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, अगर ये n कैप है तो इसका कर्वेचर क्या लिखेंगे हम? कप्पा। और इसका भी कर्वेचर हम क्या लिखेंगे? कप्पा, क्योंकि आप जानते हो कर्वेचर को किससे डिनोट किया जाता है? कप्पा से। अब इन दोनों कप्पा में थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे। जो ये नॉर्मल सेक्शन का है उसके तो हम छोटा n लगा देंगे और ये जो n है इसको हम सिंपल कर्वेचर रहने देंगे।
ठीक है, इसको हम सिंपल कर्वेचर रहने देंगे, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, हालांकि एन इसके लगाना चाहिए ताकि आपको इजीली याद रख सकें, बट फंडामेंटल्स रूल्स है, इसको यही लगाया गया है कि आप इसको सिंबल को ही आप क्या मान के चलोगे, नॉर्मल। और ये हमारे पास है ओब्लिक का है, कुछ बुक में यहाँ ओ लिखा हुआ होता है, वो कप्पा जीरो नहीं होता, कप्पा ओब्लिक सेक्शन का होता है, और जेपीएस की बुक में इसको सिंपल छोड़ रखा है, कप्पा को कप्पा। ठीक है, तो अब आप इसको डायग्राम को देख के क्या बोलोगे, थीटा एंगल है किस किस के बीच में भाई, एन कैप और स्मॉल एन कैप के, या थीटा एंगल है किसके बीच में, नॉर्मल सेक्शन एंड ओब्लिक सेक्शन के अंदर। तो इसके स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे कि इफ थीटा इज एंगल, इफ थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन, आप समझ चुके होंगे अब तक, ये बिटवीन का साइन है, BETWEEN, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल सेक्शन एंड ओब्लिक सेक्शन देखो हम ऐसे देख के बोल सकते हैं, या इसको थोड़ा सा साइड में आप बना ही लेना भाई, ये तो हमारे पास क्या है, एन कैप, और ये मेरे पास क्या है, स्मॉल एन कैप, इन दोनों के बीच में क्या है, थीटा। एग्जाम में तो लिखना मत, बस केवल आइडिया के लिए याद रखो, ये क्या है, पॉइंट है PU इंटू वी, बाकी डायग्राम को छोड़ो, आप इधर से ध्यान दो, ये हमारे पास क्या है, थीटा। तो हम क्या बोलेंगे कि इफ थीटा इज एंगल बिटवीन नॉर्मल सेक्शन एंड ओब्लिक सेक्शन एंड कप्पा एन एंड कप्पा, इसको भी लिखो साथ साथ, एंड कप्पा एन एंड कप्पा आर कर्वेचर ऑफ कप्पा एन किसकी कर्वेचर है, नॉर्मल सेक्शन की, नॉर्मल सेक्शन की, एंड ये वाला कप्पा किसका सेक्शन है, ओब्लिक, एंड ओब्लिक सेक्शन रिस्पेक्टिवली। हिंदी में होता तो हम लिख देते कि क्रमशः कप्पा एंड कप्पा नॉर्मल सेक्शन और ओब्लिक सेक्शन की क्या है, कर्वेचर है, बट इंग्लिश में आपको क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टिवली देन। और इसको आप याद रख लें, देन कप्पा एन और कप्पा का क्या रिलेशन होगा, कप्पा एन इज इक्वल टू कप्पा इंटू कोस थीटा, वेयर थीटा क्या है, थीटा क्या है, एंगल है, किसके बीच में एंगल है भाई, नॉर्मल सेक्शन के एंड ओब्लिक सेक्शन के। कप्पा एन क्या है, कर्वेचर किसकी, नॉर्मल सेक्शन की, कप्पा क्या है, कर्वेचर किसकी, ओब्लिक सेक्शन की। अब हो सकता है मैं नॉर्मली आपको के लिख दूं, बट आपको ऐसे लिखना है कप्पा को, ये तो स्ट्रेट जाएगा और ये इस प्रकार से कर्व शेप में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका छोटा सा स्टेटमेंट था कि मेयोनियर थ्योरम का स्टेटमेंट लिख के इसे प्रूफ कीजिए। तो आपको एग्जाम में केवल ये डायग्राम याद रखना है, सारा काम अपने पास यहीं से बन जाएगा। तो सभी काम बनाने के लिए आप क्या बोलोगे, थीटा, ये इसको याद रखना कि कप्पा एन इज इक्वल टू कप्पा इंटू कोस थीटा। थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन नॉर्मल सेक्शन एंड ओब्लिक सेक्शन, एंड कप्पा एंड कप्पा आर कर्वेचर ऑफ नॉर्मल सेक्शन एंड ओब्लिक सेक्शन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है कि हमारे पास रिजल्ट इस प्रकार से कैसे आया। ठीक है, तो मैं इसको डायग्राम को एक बार रफ करूंगा, तो आप इसको उतारिए यहां तक। अब देखो हमें इसको आप प्रूफ करना है, तो प्रूफ में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, मेयोनियर थ्योरम को। इससे पहले आपको स्टेटमेंट आराम से याद हो जाएगा कि कप्पा एन क्या है, कर्वेचर है, मतलब कर्वेचर को कप्पा से लिखा जाएगा, एन लग गया तो नॉर्मल सेक्शन, सिंपल छोड़ दिया तो ओब्लिक सेक्शन। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि लेट कैपिटल एन कैप एंड स्मॉल एन कैप, लेट कैपिटल एन कैप एंड स्मॉल एन कैप आर यूनिट वेक्टर टू, आर यूनिट नॉर्मल टू, यूनिट नॉर्मल टू नॉर्मल सेक्शन, नॉर्मल सेक्शन एंड ओब्लिक सेक्शन, एंड ओब्लिक सेक्शन, देन let n cap and small n cap are unit normal to normal section and oblique section at point P, then at point P then
और पॉइंट P को चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो U इंटू वी, क्योंकि डायग्राम पे ध्यान दो, डायग्राम हमारे पास इस प्रकार से था, ये हमारे पास क्या जा रहा था, कैपिटल एन कैप नॉर्मल सेक्शन के अंदर था, और ये हमारे पास क्या जा रहे थे, स्मॉल एन कैप है, ये ऑब्लिक सेक्शन के अंदर था, और यहाँ मेरे पास क्या था, पॉइंट P U इंटू वी। तो हम क्या लिखेंगे कि लेट एन कैप एंड स्मॉल एन कैप आर यूनिट नॉर्मल, क्योंकि कैप लग गया तो इसका मतलब ये इकाई है या यूनिट है, यूनिट नॉर्मल टू नॉर्मल सेक्शन एंड ए ऑब्लिक सेक्शन एट पॉइंट P U V, देन for oblique sections, then for oblique section using अब वापस सेकंड यूनिट स्टार्ट हो जाएगी, रेनेटे फॉर्मूला, ये साइंटिस्ट के नाम है, आप किसी भी प्रकार से बोल सकते हो। देखो सेरेट-फेरेंट फॉर्मूला में यहाँ जो टेंजेंट जाता है वो क्या होता है भाई, टी कैप, मतलब टी कैप हमारे पास 100% होना चाहिए, तो वो होता है डी टी कैप अपॉन डी एस इज इक्वल टू कप्पा इंटू एन कैप। देखो यूजिंग सेरेट-फेरेंट फॉर्मूला में हम क्या लिखेंगे कि डी टी कैप अपॉन डी एस इज इक्वल टू कप्पा इंटू एन, ठीक है। अब ओब्लिक सेक्शन में तो ये कर्वेचर है, अगर मैं यहां लिखता फॉर नॉर्मल सेक्शन, जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर लिखा था, तो यहां मैं एक एन और लगा देता, क्योंकि अभी मैंने बताया कि नॉर्मल जो सेक्शन है इसके लिए हम किससे डिनोट करते हैं, इसको कर्वेचर यानी कप्पा इंटू एन से, और ये जो हमारे पास इस प्रकार से आई है इसको हम किससे डिनोट करेंगे, सिंपल कर्वेचर से। तो सिंपल कर्वेचर लिखोगे तो आपको यहाँ ओब्लिक लिखना होगा, और अगर यहाँ एन लगाओगे तो इधर आपको नॉर्मल लिखना होगा, ठीक है। अब एक प्रकार से फिर से याद करो, टी कैप टेंजेंट वेक्टर, इसका मतलब आर वेक्टर डैश। अगर यूनिट फर्स्ट में शुरुआत में जब हमने डीजी की शुरुआत की थी तो उसके पहले लेक्चर में मैंने ये बता दिया था कि टी कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर डैश इज इक्वल टू डी आर वेक्टर बाई डी एस, आपको लास्ट तक याद रखना है, जब तक हमारे पास ये पेपर चलेगा बार बार हमारे पास टेंजेंट यूनिट टेंजेंट वेक्टर आएगा। तो इस टी कैप को हम क्या लिख सकते हैं भाई, डी आर वेक्टर डैश अपॉन डी एस इज इक्वल टू कर्वेचर इंटू एन कैप, और किसके लिए लिया है, ओब्लिक सेक्शन के लिए, तो हमको सिंपल कर्वेचर लिखेंगे, ठीक है। तो अभी मेरे पास कितना बचेगा, आर वेक्टर का एस के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फिर से कितना हो जाएगा, आर वेक्टर डबल डैश कप्पा इंटू एन कैप, बोथ साइड इसको एन कैप से मल्टीप्लाई करो, आर वेक्टर एन कैप इज इक्वल टू कर्वेचर एन कैप इंटू एन कैप। आप जानते हैं कि एन कैप इंटू एन कैप हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, क्या लिखेंगे, चूंकि एन कैप का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, चूंकि एन कैप का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यहां से मैं एन कैप की वैल्यू निकाल सकता हूं, कितनी आ जाएगी, यहां से अगर मैं एन कैप की वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगी कर्वेचर अपॉन आर वेक्टर की डबल डैश, आर वेक्टर की डबल डैश, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। तो आप फिर से देख सकते हैं इसका जो स्टेटमेंट है ये सिंपल सा स्टेटमेंट है। इसके बाद आपको लिखना है एन कैप, और एन कैप है यूनिट नॉर्मल टू नॉर्मल सेक्शन एंड ओब्लिक सेक्शन एट पॉइंट पी, देन ओब्लिक सेक्शन के लिए हम सेरेट-फेरेट फॉर्मूले को यूज में लेंगे, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब देखो हमें क्या निकालना है इसके अंदर, प्रूफ तो ये करना है कि कप्पा एन इज इक्वल टू कप्पा इंटू कोस थीटा। अब हम क्या लिखेंगे कि सिंस वी सी दैट, अगेन सिंस, यहाँ तक लिखने के बाद आपको लिखना है कि नाउ वी सी दैट थीटा इज एंगल बिटवीन किस किस के बीच में भाई थीटा एंगल है, नॉर्मल सेक्शन एंड ए ओब्लिक सेक्शन। नॉर्मल सेक्शन को किससे डिनोट कर रखा था, कैपिटल एन कैप, एंड ओब्लिक सेक्शन को किससे डिनोट कर रखा था, स्मॉल एन कैप से। तो हम लिखेंगे कि नाउ वी सी दैट थीटा इज एंगल बिटवीन एन कैप एंड स्मॉल एन कैप, देन अब आप जानते हैं कि अगर ऐसे हो एन कैप डॉट एन कैप, यानी आप जानते हैं कि दो वेक्टर होते हैं ए डॉट बी, इसका मतलब क्या होता है ए बी इंटू कोस थीटा। अगर आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो और क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा वेक्टर का, ए बी साइन थीटा और इनटू में एन कैप।
आपको यहाँ प्रूफ में क्या चाहिए, कॉस। तो बताइए नीचे वाला काम में लेंगे या ऊपर वाला, तो हम ऊपर का फॉर्मूला। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास है एन कैप इंटू एन कैप और इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा इंटू में कॉस थीटा। अब बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। यूनिट टेंजेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, या स्मॉल एन का हो, किसी का भी हो, ये ऑलवेज क्या होता है हमारे पास है 1। तो ये मेरे पास कितना बच गया भाई, एन कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन 2। और अब लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 एंड 2 से स्मॉल एन कैप की वैल्यू इधर रखो और स्मॉल एन कैप की वैल्यू इधर रखने से, या आप एक काम करो यहाँ से स्मॉल एन कैप की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि दोनों साइड में हमें एन कैप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं क्या लेके आना है, कप्पा एन। देखो ध्यान दो, हमें कहीं ना कहीं क्या लेके आना है, कप्पा एन। और इसका मतलब कितना होता है भाई, एन कैप डॉट आर वेक्टर की डबल डैश। ये लेक्चर 1 में बताया था, इसको ध्यान रखना भाई। कप्पा एन कहीं ना कहीं क्या है, कैपिटल एन कैप डॉट आर वेक्टर डबल डैश है। तो यहीं से आप वैल्यू निकालो और एन कैप है, तो आप एक बार यहाँ से थोड़ा सा रफ कर ही दो। यहाँ से निकालेंगे एन कैप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर वेक्टर डबल डैश अपॉन कप्पा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे भी लास्ट में फिर से आ जाता, पर यहाँ से आप सिंपल वैल्यू निकालोगे तो एन कैप इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर वेक्टर डबल डैश अपॉन कप्पा। ठीक है, अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, कैपिटल एन कैप इंटू स्मॉल एन कैप। स्मॉल एन कैप की वैल्यू कितनी आ गई, आर वेक्टर डबल डैश अपॉन कप्पा इज इक्वल टू कॉस थीटा। या फिर चलो इसको इस साइड में लिख लेते हैं, या फिर हमारे पास कितना आ जाएगा, कप्पा इस साइड में आ जाएगा। तो हमारे पास इसका वैल्यू क्या बचेगा, तो हमारे पास इसका वैल्यू क्या बचेगा, एन कैप इंटू आर वेक्टर डबल डैश इज इक्वल टू कर्वेचर यानी कप्पा इंटू कॉस थीटा। ये कप्पा इस साइड में चला जाएगा। अब ये जो एन कैप वेक्टर डॉट आर वेक्टर डबल डॉट बचा है, कि हम क्या लिखेंगे से इनसे, एन कैप डॉट आर वेक्टर डबल डैश किसके बराबर होता है भाई, कर्वेचर इंटू एन। अब बताओ इसको क्या बोलेंगे, कर्वेचर, और एन का मतलब नॉर्मल कर्वेचर। ये हमारे पास क्या है भाई, नॉर्मल कर्वेचर। ठीक है, सो यहाँ रखेंगे अपन तो कितना आ जाएगा, कप्पा एन इज इक्वल टू कप्पा इंटू कॉस थीटा। और देखो यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। तो इस इक्वेशन 1 को सिंपली ऐसे लिख लेना, तो कुछ स्टेप्स और कम हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक छोटी सी थ्योरम थी कि स्टेट एंड प्रूव मेयूनियर थ्योरम। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो इस नेक्स्ट टॉपिक, प्रिंसिपल डायरेक्शन एंड ए प्रिंसिपल कर्वेचर। तो इनकी डेफिनेशन मैं एक बार स्क्रीन के ऊपर आपको वैसे ही दिखा देता हूँ, आपको सेम टू सेम लिखनी है। देखो प्रिंसिपल डायरेक्शन का मतलब, लेट एट पॉइंट P वी हैव प्रिंसिपल सेक्शन देन डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट लाइन टू प्रिंसिपल सेक्शन एट पॉइंट P डिफाइन एज प्रिंसिपल सेक्शन। इसके ऊपर डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल सेक्शन की दे रखी है कि ये प्लेन सेक्शन फॉर विच कर्वेचर हैज स्टेशनरी वैल्यू। ये स्टेशनरी क्या होता है ये मैं अभी कैलकुलेशन में समझा दूंगा। आई मैक्सिमम और मिनिमम डिफाइन एज प्रिंसिपल सेक्शन एंड प्रिंसिपल कर्वेचर क्या दे रखी है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ कर्वेचर इज डिफाइन एज ए प्रिंसिपल कर्वेचर। ठीक है, तो आप इसको जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाया गया आप वैसा का ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, अब देखो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिटरमाइन ऑफ प्रिंसिपल डायरेक्शन एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ प्रिंसिपल सेक्शन। ठीक है, अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रिंसिपल डायरेक्शन एंड प्रिंसिपल सेक्शंस का इक्वेशन लेके आना है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमने नॉर्मल कर्वेचर का इक्वेशन लेके आए थे लेक्चर 1 के अंदर। तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसके अंदर कि डिटरमाइन ऑफ प्रिंसिपल डायरेक्शन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द प्रिंसिपल सेक्शन। ये सभी हमारे पास प्रिंसिपल सेक्शन से आएंगे, तो हम क्या लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट, वी नो दैट नॉर्मल कर्वेचर, नॉर्मल कर्वेचर जो आपको लेक्चर 1 के अंदर फॉर्मूला बताया गया था कि नॉर्मल कर्वेचर क्या होता है हमारे पास है,
कप्पा एन, इसकी वैल्यू कितनी होती है, एन कैप वेक्टर डॉट आर वेक्टर की डबल डैश, या फिर कप्पा एन इज इक्वल टू कितना होता है, एल डी यू टू एम डी यू डी वी। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, वो किसके अंदर होता है, फंडामेंटल मैग्नीट्यूड के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट नॉर्मल कर्वेचर इन फंडामेंटल मैग्नीट्यूड, इन फंडामेंटल मैग्नीट्यूड वी गेट क्या होता है भाई फंडामेंटल मैग्नीट्यूड में, ये मैं फॉर्मूला इधर लिख रहा हूं, कप्पा एन इज इक्वल टू एल डी यू टू प्लस 2m डी यू डी वी प्लस एन डी वी स्क्वायर प्लस एन डी वी स्क्वायर अपॉन एल के नीचे क्या जाएगा, ई एफ एंड जी, ई 2f डी यू डी वी प्लस जी डी वी स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट के साथ साथ ये बहुत ही इजी टॉपिक है। बस आपको यही लाइन याद रखनी होगी कि हम जानते हैं कि नॉर्मल कर्वेचर दो प्रकार की होती है, या तो हम ऊपर वाला इक्वेशन काम में लेंगे जैसे हमने मेवनियर थ्योरम में काम में लिया है, या फिर हम इसका फंडामेंटल मैग्नीट्यूड फॉर्म के अंदर काम में लेंगे। तो हमने सबसे पहले लिख लिया कि नॉर्मल कर्वेचर क्या होता है, कप्पा एन इज इक्वल टू इस प्रकार से। अगर आप इसके ऊपर नीचे ds2 का भाग ds का भाग देंगे या ds2 का भाग देंगे तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो कि कप्पा एन इज इक्वल टू एल, मतलब इसके अंदर ds2 का भाग दूंगा मैं, ऊपर नीचे क्या किससे डिवाइड करेंगे हमें, ds2 से, तो ये कितना हो जाएगा l du अपॉन ds का होल स्क्वायर, इसके अंदर कितना आ जाएगा 2m du अपॉन ds, एक एस तो इसके नीचे आ जाएगा और एक ऐसे इसके नीचे आ जाएगा dv अपॉन ds प्लस एन dv अपॉन ds का होल स्क्वायर, dv अपॉन ds का होल स्क्वायर, ये तो ऊपर डिवाइड किया। ठीक इसी प्रकार सिमिलरली क्या आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा e du अपॉन ds का होल स्क्वायर प्लस 2f du अपॉन ds इंटू dv अपॉन ds प्लस g dv अपॉन ds का होल स्क्वायर अपॉन dv अपॉन ds का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको बार बार du अपॉन ds या dv अपॉन ds नहीं लिखना पड़े, इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि लेट l है वो तो डिनोट कर देगा du अपॉन ds को, देखो L है वो तो किसको डिनोट कर देगा, du अपॉन ds को, एंड M है वो किसको डिनोट कर देगा, dv अपॉन ds को, ताकि हम यहाँ थोड़े से छोटे लिख सकें और बोलेंगे कप्पा L एंड M के फंक्शन में आ गया। तो ये कितना आ जाएगा, नॉर्मल कर्वेचर कप्पा N इज इक्वल टू L और ये स्मॉल l का होल स्क्वायर प्लस 2m ये स्मॉल l इंटू स्मॉल m, स्मॉल l इंटू स्मॉल m प्लस n स्मॉल m का होल स्क्वायर अपॉन el स्क्वायर प्लस 2f l इंटू m प्लस gm स्क्वायर। इसको हम क्या करेंगे, एक बार इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट मेट्रिक ऑन सरफेस, सिंस वी नो दैट, अब छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे इनके, प्रीवियस यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड के लगभग हर एक लेक्चर से आप रिपीट हो जाएगा, तो आपका भी सिलेबस रिपीट हो जाएगा कि सिंस वी नो दैट मेट्रिक ऑन सरफेस इज क्या बोलता, मेट्रिक ऑन सरफेस ds2 इज इक्वल टू e du2 प्लस 2f du dv प्लस g dv स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आपकी यूनिट फर्स्ट या यूनिट सेकंड में अभी तक अच्छे से नहीं पढ़ा है और प्रैक्टिस नहीं किया है तो ये यूनिट थर्ड है, ये बहुत ही कम समझ में आने वाली है, इसलिए आप पहले परीक्षा के लेक्चर तैयार करके ही इस लेक्चर को देखना। ठीक है, अब मैं ds2 को इधर भेज दूं क्या, या दोनों पक्षों में ds2 का भाग दूंगा तो ये तो कितना बचेगा 1, ये कितना बचेगा e du अपॉन ds का होल स्क्वायर प्लस 2f du अपॉन ds
डी वी अपॉन डी एस प्लस जी डी वी अपॉन डी एस का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी बताइए आपने डी यू अपॉन डी एस को क्या लिखा है, 1 लिखा है, सॉरी एल लिखा है, तो ये कितना आ जाएगा, ई एल स्क्वायर 2f एल एम प्लस जी एम स्क्वायर। इसको हम क्या मान के चलेंगे भाई, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास है 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो ये ई एल स्क्वायर प्लस 2f एल एम प्लस जी एम स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, तो मेरे पास कप्पा एन कितना आ जाएगा भाई, मेरे पास कप्पा एन आ जाएगा एल एल स्क्वायर प्लस 2m एल एम प्लस एल एम कैपिटल एन और इनटू में स्मॉल एम स्क्वायर। तो ये छोटे बड़े एल एम एन जानबूझ के दिए गए ताकि आप माइंड से कुछ मेजर हो सके और अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बच गया है भाई, कप्पा एन। इसको हम क्या नाम देंगे, इक्वेशन 3। तो अब एक बार फिर से देख सकते हैं, यहाँ तक ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको रटनी पड़े या बहुत ज़्यादा आपको यादें रखनी पड़ेगी। ठीक है, ध्यान देना भाई इसके डिवाइडेशन में। अब हम क्या करेंगे कि हमने इसको तो L माना है और इसको हमने M से डिनोट किया है। 3 इक्वल के साइन का मतलब क्या होता है कि इसको डिनोट किया गया है। हम चाहे तो ये भी लिख सकते थे या फिर हमने ऐसा लिख लिया। अब या तो आप इसका L के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, L M N एंड E F G L M N के रूप में आ गए, या तो आप इसका M के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो या फिर आप L के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो ताकि हमारे पास कुछ रिजल्ट निकल के आए। तो हम क्या बोलेंगे कि फॉर स्टेशनरी वैल्यू, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इधर कि फॉर स्टेशनरी वैल्यू यस। ठीक है, अब ये स्टेशनरी वैल्यू, ये स्टेशनरी एक वर्ड है। इस स्टेशनरी वर्ड का मतलब क्या होता है, आप एक बार रफली समझ लो। स्टेशनरी वर्ड का मतलब अपने आप में ही क्या होता है, या तो वो मैक्सिमम होगा, या तो वो मैक्सिमम है, या फिर वो मिनिमम है, या फिर वो मिनिमम है। इन दोनों को ही क्या लिखा जाता है एक साथ, मैक्सिमम या मिनिमम होने के चांसेस रहे। हम मान लो हम कोई कर्व ऐसा है कि हम कंफर्म नहीं कह सकते कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। जैसे साइन एक्स का ग्राफ और कोस एक्स का ग्राफ है, कभी मैक्सिमम की ओर चलता है, कभी मिनिमम की ओर, कभी मैक्सिमम की ओर, कभी मिनिमम की ओर। तो हम कन्फर्म नहीं कह सकते कि मैक्सिमम कब है और मिनिमम कब है। तो हम ऐसे बोलेंगे कि देखो ये 0 के ऊपर या इधर -1 के ऊपर, या इधर 0.3π/4 के ऊपर मिनिमम है, π/2 के ऊपर ये मैक्सिमम है। तो जहां हमारे पास कंडीशन बने मैक्सिमम एंड मिनिमम की, वहां एक वर्ड यूज होता है स्टेशनरी वैल्यू। ठीक है, या उच्च अधिकतम और निम्नतम वाले है, एक प्रकार से एक्सट्रीम वैल्यू जैसा ही काम करेगा ये स्टेशनरी वर्ड। अब याद करो आप मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालते थे। तो 12th क्लास में हमारे पास से फंक्शन होता था y = f(x). और 12th क्यों भाई, बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर आप पढ़ के आए हो कैलकुलस वाला पार्ट या हिंदी मीडियम वाले कलन, जिसके अंदर आंशिक अवकलन के बाद सेकंड यूनिट यही होती थी मैक्सिमम एंड मिनिमम की। फिर आप क्या करते थे, dy/dx निकालते थे और इसके बराबर 0 माना करते थे। ठीक है, तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, या तो L के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे या M के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और इसके इक्वल में क्या मानेंगे 0। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि फॉर स्टेशनरी वैल्यू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे L के रिस्पेक्ट में। चलो L के रिस्पेक्ट में आप कर लेना बुक के अकॉर्डिंग, मैं M के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देता हूँ M और = 0। या तो आप लिखोगे से, या फिर हम लिखेंगे लेट कि इसके इक्वल में हमने क्या मान लिया 0 मान लिया। अब देखो हमें क्या करना है, इसका M के रिस्पेक्ट में, यानी कप्पा N का M के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो नोट करो भाई एक बार इधर तक। अब देखो हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन, यानी इक्वेशन 3 का M के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना और इसके इक्वल में क्या रखना है 0। तो देखो कैपिटल L M N है, ये तो फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स है यानी कांस्टेंट है। स्मॉल l स्मॉल m कांस्टेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने किसको माना था L du/ds dv/ds एंड u एंड v du एंड dv क्या है, प्रिंसिपल डायरेक्शन, du एंड dv क्या है, प्रिंसिपल डायरेक्शन, इसलिए इनका
डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा, ये कांस्टेंट नहीं मानी जाएंगी। तो मेरे पास कितना आ जाएगा डी कप्पा एन बाई डी एन, डी कप्पा एन बाई डी एम। एम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो एल को छोड़ो, 2l, ध्यान से करना होगा भाई इसका, 2 कैपिटल एल एल डी एल अपॉन डी एम, 2l एल का क्या हो जाएगा डी एल अपॉन डी एम, प्लस 2m कॉन्स्टेंट है, प्लस 2m कॉन्स्टेंट है। पहले l को छोड़ो m का 1 हो जाएगा, प्लस m को छोड़ो l का dl अपॉन dm हो जाएगा, प्लस n इंटू एम स्क्वायर, प्लस n इंटू एम स्क्वायर। तो कैपिटल N तो ऐसा का ऐसा रह जाएगा और m स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2m। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 और m का क्या हो जाएगा मेरे पास है 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 2l का dl अपॉन dm, इसका कर लिया, इसका 2nm हो जाएगा। और बराबर में क्या है इसके 0 है भाई, बराबर में इसके क्या है 0। तो यहाँ d कप्पा n बाई डी एन की वैल्यू हम क्या रखेंगे 0। तो देखो 2 कॉमन लेके मैं 0 मिला सकता हूँ क्या, और ये कितना आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 2l dl अपॉन dm प्लस m इंटू l m l प्लस m dl अपॉन dm प्लस कैपिटल N इंटू m। 2 को 0 में भेजो, इसको इस साइड में लिखेंगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा l dl अपॉन dm। साथ साथ इसको ओपन भी कर लेते हैं इधर ही, तो ये 2 तो बाहर आ गया, कितना बचेगा कैपिटल M इंटू l और ये m dl अपॉन dm। तो 2 तो 0 में आ गया, ये कितना बचेगा l प्लस m। देखो ध्यान देना भाई, मजा आ जाएगा लिखते वक्त, कभी छोटा कभी बड़ा। l प्लस mm dl अपॉन dm प्लस ये आ गया ml प्लस nm इज इक्वल टू 0, या फिर यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हो dl अपॉन dm की। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी बचेगी माइनस ml प्लस nm अपॉन ll प्लस mm, और इसको हम मान के चलेंगे इक्वेशन 4। आप एक बार याद रख लो इसको, फिर हम इसको याद रखने का तरीका बता देंगे, बहुत ही इजी सा टॉपिक है। ठीक है, एक तो हमने इसका कर लिया, फिर हम क्या करेंगे इक्वेशन इसका कर लेंगे फ्रॉम 2 से। तो आगे इसके आगे क्या लिखोगे एंड फ्रॉम इक्वेशन 2। तो हम क्या लिखेंगे कि अगेन डिफरेंशिएशंस इक्वेशन 1, डिफरेंशिएशंस इक्वेशन और 2, डिफरेंशिएशंस इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू m बोथ साइड से we get, बोथ साइड से we get। ठीक है, क्यों भाई इसका क्यों करेंगे, क्योंकि एक तो हमारे पास फंडामेंटल मैग्नीट्यूड LMN है, तो एक तो हमने इक्वेशन 3 का कर लिया स्टेशनरी वैल्यू के लिए, और दूसरे हमारे पास फंडामेंटल मैग्नीट्यूड E F एंड G है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 1 का तो क्या हो जाएगा 0, इसको तो मैं लिख दूंगा लेफ्ट साइड में। इसका कितना बचेगा, चलो लिखो 1 का तो हमारे पास कितना बचेगा 0 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2 कैपिटल EL और L का DL अपॉन DM प्लस 2FL इंटू M में पहले को छोड़ो दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे को छोड़ो पहले का डिफरेंशिएशन, प्लस 2G और इसका M। ठीक है, सेम टू सेम इसी प्रकार बनेगा, बस LMN की जगह कौन आ गए EFG। ये यहाँ से 2 कॉमन लेके आओगे तो DL अपॉन DL कितना आ जाएगा, DL अपॉन DM कितना आ जाएगा, ये हमारे पास से बचेगा, या एक स्टेप और कर ही लो आप, पहले 2 कॉमन लो, 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा EL प्लस FM, EL DL अपॉन DL, FM DM अपॉन DM। इसको ऐसे लिख दो, चलो इसमें पूरे में 2 कॉमन आ गया तो EL DL अपॉन DM, आपसे गलती हो जाएगी तो आप इसको ऐसे लिखना मत, FM DL अपॉन DM प्लस GM इज इक्वल टू 0, वरना करना कुछ ही नहीं था, बस MN की जगह GFG और E इंटू F आएगा। ओके,
2 इसको 0 में भेजे, कॉमन लेंगे तो ये मेरे पास कितना बचेगा, ई एल प्लस एफ एम इंटू डी एल अपॉन डी एम, और ये इस साइड में जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस ई एल सॉरी ये इस साइड में जाएगा तो माइनस का एफ एल और प्लस जी एम। ठीक है, यानी कुल मिला के आपके पास से डी एल अपॉन डी एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एफ एल प्लस जी एम अपॉन ई एल प्लस एफ एम, इक्वेशन। ठीक है, देखो एल एम एन याद रखने का तरीका, एल एम एन और ई एफ जी, तो एम की जगह कौन आ गया एफ, एन की जगह कौन आ गया जी, एल की जगह कौन आ गया ई, एम की जगह कौन आ गया एफ, तो सेम टू सेम ही आना था। अब आप क्या करोगे, कंपेयर, ये भी डी एल अपॉन डी एम इक्वल है एंड ये भी डी एल अपॉन डी एम इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे, कंपेयर इक्वेशन 4 एंड 5। अब हम क्या करेंगे, dl अपॉन डी एम, तो कंपेयर करेंगे इक्वेशन 4 एंड 5 की। तो देखो dl अपॉन डी एम से माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, एक ही स्टेप में करेंगे तो एम एल प्लस एन एल प्लस एम एल एंड एम स्मॉल एम इज इक्वल टू, माइनस माइनस से प्लस हो जाएंगे, एफ एल जी एम अपॉन ई एल प्लस एफ एम, ई एल प्लस एफ एम। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा किसका भाई, एक प्रकार से देखें तो प्रिंसिपल डायरेक्शन का। ये हमारे पास किसका आंसर आ जाएगा, प्रिंसिपल डायरेक्शन का। तो एक रिजल्ट को तो आप ये याद रखना, इक्वेशन 5। ठीक है, एक प्रकार से प्रिंसिपल डायरेक्शन ही है। याद कैसे रखोगे, आपके पास फंडामेंटल मैग्नीट्यूड होते हैं ई एफ जी एल एम एन, क्या याद रखोगे, ई एफ जी एल एम एंड एन, इसको इक्वल में करके इनका रेशियो निकालो, चाहे आप अपोजिट डायरेक्शन में कर दो, इसके साथ भी एल आएगा छोटा, एम आएगा, एल आएगा, एम आएगा, एल आएगा, स्मॉल एम, एल आएगा एंड स्मॉल एम। एक तरीका तो अपने पास ये है, इसको रिजल्ट को हम कहीं भी यूज में ले सकते हैं, प्रिंसिपल डायरेक्शन है। ठीक है, ध्यान रखना। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, एम एल एन एम इंटू में ई एल एफ एम। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, एफ एल जी एम एल एम एम। छोटे और बड़े का ध्यान रखोगे, अदरवाइज ऐसा फंसोगे कि याद आ जाएगा आपको कि अब क्या कर बैठे। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ई एम एल स्क्वायर एम एफ एल एम प्लस ई एन एम एल प्लस एन एफ एम स्क्वायर। इस साइड में कितना आ जाएगा, एफ एल स्क्वायर एफ एम स्मॉल एम जी एल एम एल। ये कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास कितना बचा है, जो कटते हैं वो तो काटो। एक तो मेरे पास ये रहा ई एन जी एल, कुछ कैंसिल हो रहा है, एल स्क्वायर एक साइड में ले आओ, तो एल स्क्वायर एक साइड में ले आएंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास है, एम ई एल स्क्वायर माइनस एफ एल, माइनस है या इसको ई एम ही रहने दो, पहले ई एफ जी लिखेंगे फिर हम एल एम एल लिखेंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ई एम माइनस ये एल स्क्वायर की स्टेप आ गई माइनस एफ एल इंटू में एल स्क्वायर प्लस एल एम की स्टेप में देखो ये एफ एम, देखो एफ एम एल एम और ये भी एक प्रकार से एफ एम एल एम, ये कैंसिल हो गया। और एम एल की स्टेप में कि ये ई एन है ये जी एल, ये कटेंगे नहीं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ई एन एम एल माइनस जी एल एल इंटू एम, तो ये स्टेप दोनों हमने यूज में ले ली, प्लस एन एफ, तो एफ एन एम स्क्वायर माइनस जी एम इंटू एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 0, इज इक्वल टू में हमारे पास क्या आ गया भाई, 0। तो ये हमारे पास आंसर कहलाएगा किसका,
ये भी हमारे पास क्या हो गई, प्रिंसिपल डायरेक्शन। तो हम क्या लिखेंगे, विच रिप्रेजेंट्स इक्वेशंस ऑफ ए प्रिंसिपल डायरेक्शन, विच रिप्रेजेंट प्रिंसिपल डायरेक्शन या इक्वेशन ऑफ ए प्रिंसिपल डायरेक्शन। ठीक है, इक्वेशन 5 है, ये भी रिप्रेजेंट करती थी एक प्रिंसिपल डायरेक्शन को। अब आपको एग्जाम में इस रिजल्ट को भी डायरेक्ट काम में लेना है। इसको आप कैसे याद रखोगे ये भी देखो ध्यान से। इसको मैं लिख देता हूं रिमेंबर करने का तरीका, जो आगे इस टॉपिक में भी काम आएगा, आगे वाले टॉपिक में काम आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए प्रिंसिपल सेक्शन। ठीक है, क्योंकि आगे चल के हम इसको फॉर्मूले में, एग्जाम्पल में और क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज में लेंगे। प्रिंसिपल डायरेक्शन आते वक्त हम वहाँ अपने सहूलियत के हिसाब से यूज में लेंगे। हो सकता है हम इसको भी पुट कर लें, या ज़्यादातर कंडीशन में हम इस वाली इक्वेशन को पुट करेंगे। तो याद रखने का तरीका आपके पास LMN होना चाहिए। उल्टे डायरेक्शन में चलोगे आप, L स्क्वायर माइनस LM और M स्क्वायर। ठीक है, और सुलटे लिखोगे EFG को, पहले आप लिख देना EFG, फिर आप लिखोगे LMN इक्वल 0। ये इसको याद रखने की ट्रिक है, अदरवाइज आप इसको याद नहीं रख पाओगे प्रिंसिपल डायरेक्शन की इक्वेशन को। ठीक है, मतलब सिंपल लिख ले हैं EFG LMN, बस ये उल्टे करने हैं, L स्क्वायर LM इंटू M स्क्वायर, इसके यहाँ माइनस लगाओ। अब देखो सोल्व करके देखो इसको, FN माइनस GM सोल्व करके देखेंगे तो FN माइनस GM इंटू M स्क्वायर। देखो FN माइनस GM इंटू N स्क्वायर, फिर इसको लेंगे माइनस माइनस प्लस EN माइनस GL इंटू LM, और L स्क्वायर को लेंगे तो EM माइनस FL। ठीक है, तो आप इसको लिखोगे, ये हमारे पास है, याद रखने की क्या आ जाएगी, ट्रिक आ जाएगी। ओके, तो ये था हमारे पास है प्रिंसिपल डायरेक्शंस। तो इक्वेशन 5 भी प्रिंसिपल डायरेक्शन है, ये इक्वेशन भी प्रिंसिपल डायरेक्शन है, और आप इसको भी लिख सकते हो, ये भी हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल डायरेक्शन है। मैं अभी बता देता हूँ, जैसे मैं क्वेश्चन लिखूंगा, मेरे जो मन में आएगी, मैं तीनों में से कोई भी एक इक्वेशन उठा के लिखूंगा, और मेरे मन में आने का मतलब रहेगा कि वहाँ क्वेश्चन की सहूलियत के हिसाब से कि कौन सा इसमें समीकरण रखें, ताकि मेरे पास वहाँ डेरिवेशन इजी बन जाए, इसलिए हम उस हिसाब से देखेंगे इसको। ठीक है, तो ये था हमारे पास प्रिंसिपल डायरेक्शन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द प्रिंसिपल सेक्शन से। इसके आगे ही लिखोगे, टॉपिक पूरा नहीं हुआ, यहाँ तक हुआ है अभी। अब हम क्या लिखेंगे कि इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप ये एरो का निशान लगा के फिर से लिखना कि इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, देखो इस वाली इक्वेशन को लिखोगे, इसको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, L M एंड N के रूप में। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन L एंड M, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज L एंड M, सो देयर विल बी टू डायरेक्शंस, सो देयर will be two direction। ये हमें स्टार्टिंग से पता है, हमारे पास दो डायरेक्शन थी। कौन कौन सी डायरेक्शन, एक तो DU और दूसरी DV। याद करो, L को ही तो लिखा ना था आपने, DU अपॉन DS। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सो देयर विल बी, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ए प्रिंसिपल सेक्शंस। अब हमारे पास टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ए प्रिंसिपल सेक्शन। ठीक है, यही वाला टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ प्रिंसिपल सेक्शन। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस L की जगह फिर से क्या रख देना, DU अपॉन DS, M की जगह आप क्या रखोगे, DV अपॉन DS। ठीक है, L की जगह आप क्या रखोगे, DU अपॉन DS, M की जगह आप क्या रखोगे, DV अपॉन DS। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बन जाएगा, इधर रख के देखो भाई, क्या बन जाएगा, EM माइनस FL इंटू L स्क्वायर यानी DU अपॉन DS का होल स्क्वायर, प्लस EN माइनस GL, L का मतलब DU अपॉन DS इंटू M का मतलब DV अपॉन DS, प्लस FN माइनस GM इंटू M स्क्वायर,
एम स्क्वायर का मतलब dv अपॉन ds का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये ds2 कॉमन लेके 0 में भेजेंगे तो ये मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा, em माइनस एफ एल इंटू du2 en माइनस जी एल इंटू du dv प्लस एफ एन माइनस जी एम इंटू dv2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास सेम टू सेम आंसर है, बस इसके अंदर तो एल स्क्वायर एल एम एंड एम स्क्वायर थे एंड यहाँ हमारे पास du2 du dv एंड dv2 आ गए। अब इसको भी याद रखने की रिमेंबर ट्रिक क्या है, l की जगह क्या कर दोगे du2, lm की जगह क्या करोगे du dv एंड यहाँ क्या करोगे dv2, यहाँ क्या करोगे आप dv2। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ए प्रिंसिपल सेक्शन। तो आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल डायरेक्शन हो या डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रिंसिपल सेक्शन हो, दोनों एक ही बात हो गई। याद रखने की ट्रिक है वो मैंने आपको अच्छे से बता दी है। ओके, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में।